मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। कुछ बच्चों के डिमांड पर मैं पुनः रियल नंबर को बताने जा रहा हूं। हालांकि अभी तक आप लोग रियल नंबर में देख चुके हैं, इसके जितने भी बेसिक हैं, नॉलेज हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ हैं, वो मैंने सारा बताया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को सारा एक्सरसाइज का आंसर भी दे दिया गया है, यूट्यूब के माध्यम से दे दिया गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं उस पे पुनः एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। और उसमें ये बात है कि उसमें मेरा हाथ से लिखा हुआ वीडियो दिया गया है, इस तरह से बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आज पुनः रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को देखेंगे। तो वास्तविक संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो आज हम लोग समझे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यह जो है आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर आज हम फिर से इसे रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए Q तथा R दो अद्वितीय संख्या इस प्रकार हो कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन B। हालांकि आपका जो किताब में डेफिनेशन लिखा गया है से उससे हूबहू नहीं मिलेगा ये, लेकिन दोनों डेफिनेशन में अंतर नहीं है। आप इस तरह से भी लिखेंगे तो यह गलत नहीं कहा जाएगा। अब यहां पर यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट आज आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज हम लोग बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, अब इस अगले लाइन में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यह जो A है आपका, यह भाज्य है, B क्या है आपका, भाजक है, Q आपका क्या है, शेषफल भागफल है, और R क्या है आपका, शेषफल है। इस चीज को आप मेरे ख्याल से बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जैसा कि हम अगर जो 31 में 3 से भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है, 3 एका 3, 0 मिला, 1 आया, 1 अब नहीं कटेगा तो यहां पर हम 0 डाल देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 31 क्या है आपका, भाज्य है, 3 क्या है आपका, भाजक है, 10 क्या है, भागफल है, 1 क्या है, शेषफल है। इस तरह से हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें इस के आधार पर, इस थ्योरम के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर, तो 31 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना 10, 3 इंटू 10 प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका इस फॉर्म पे आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर एक्सरसाइज 1.1 का भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ और चीज भी जान लेंगे, जिसके चलते, जिसकी सहायता से हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कि
पहला नंबर ये समझिए कि यदि किसी संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक को 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो क्या क्या होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, जैसे हम 1 अगर जो 3 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 2 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल 1 आता है। अगर 2 को भाग देते हैं 4 से तो इसका शेषफल 0 आता है। उसके बाद 2 से भाग देते हैं 5 को तो इसका शेषफल 1 आता है। अगर 2 से भाग देते हैं 6 को तो इसका शेषफल 0 आता है। अगर 2 से भाग देते हैं 7 को भाग देते हैं 2 से तो इसका शेषफल आपको 1 मिलता है। तो अब देखिए कि शेषफल हमेशा जो है आपको क्या मिल रहा है, 1 0 1 0 1 0। तो हम इसको देखकर और भी बहुत सारे नंबर से हम जब 2 को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 और 1 आता है। अब इसको हम जो है इस पर ले जा रहे हैं मिलाने के लिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को किस तरह से इसमें हम लागू कर सकते हैं। जैसे यहां पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लिए हुए हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम a से डिनोट कर सकते हैं। अगर a को हम भाग देते हैं किससे, 2 से, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर कोसेंट आता है आपका। उसके बाद यहां पर जो रिमाइंडर आता है यह जो है या तो 0 होता है या नहीं तो यह 1 होता है। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 2q प्लस r, और इस r रिमाइंडर का जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा होता है और यह 2 से हमेशा छोटा होगा। अब यहां पर हम लोग ध्यान दें इस चीज पर कि अगर आपका 0 से बड़ा r का वैल्यू और 2 से छोटा हम इस तरह से लिख दें तो कहने का मतलब r का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 नहीं हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा लिखा हुआ रहे यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 नहीं है। क्यों भाई 3 नहीं है? क्योंकि हमको यहां कह रहा है कि r का वैल्यू जो है 3 से हमारा छोटा है। अब यदि हम 0 लेस देन इक्वल टू r लिखे, लेस देन 4 लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू 0 है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन यह 4 नहीं है। तो इसलिए हम 4 को हटा देते हैं। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि इसका जो शेषफल होता है, अब इसको फाइनली समझिए आप लोग, इसका जो शेषफल होता है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 से भाग दिए किसी भी नंबर को, किससे भाग दिए, 5 से भाग दिए, तो इस 5 से भाग देने से क्या होता है कि इसका जो शेषफल आएगा वो हमेशा यह 5 से छोटा होगा। तभी हम इस तरह से हम इसका शेषफल क्या क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, या तो इसका 1 लिख सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या इसका शेषफल 3 आ सकता है, या इसका शेषफल 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर 5 आएगा तो फिर उसको हम कटा देंगे। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसको
इसमें एक चीज और हम आगे देखें कि दूसरा नंबर यह समझे, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो 3 से भाग देते हैं। तो मान लीजिए कि एक 3 से भाग दिए 6 को, तो यह 2 बार में कटा, तो यहां क्या आ गया आपका 0। 3 से भाग दिए 7 को, तो यह जो है इसका रिमाइंडर 1 आ गया। उसके बाद हम 3 से भाग दिए 8 को, तो 2 बार में 6 और इसका रिमाइंडर 2 आ गया, यानी कि शेषफल 2 आ गया। उसके बाद 3 से भाग दिए 9 को, तो इसमें 3 तिया 9 और इसका शेषफल 0 आ गया। तो आप इतना में ही देख सकते हैं कि जब 3 से भाग देते हैं तो या तो 0 आता है शेषफल, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, फिर लेकिन 3 नहीं आता है। अगर 3 आ जाएगा तो फिर डिवाइड करके उसको 0 कर देंगे, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसलिए हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जब भाग देते हैं 3 से, इसका कोसेंट q, इसका रिमाइंडर r जो आता है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस r लिख सकते हैं। और इस r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 3 से छोटा होगा। इसको और डिटेल में हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 0 लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहां पर आपके मन में अगर प्रश्न आता है कि सर कैसे लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसका शेषफल क्या है 0। तो a कोई मान लीजिए 3 से विभाजित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो शेषफल उस कंडीशन में 0 ही आएगा। फिर a ऐसा संख्या है, इस तरह का मान लीजिए संख्या है कि रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचता है। अगले कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा हमारा 2 ही बचता है, लेकिन 3 नहीं बच सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हेल्प से इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पर एक स्टेटमेंट और बनता है आपका, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए, ध्यान से सुनना है इसको, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो उसको हम 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से इसको हम लिखते हैं, इसको नोट करते हैं हम लोग कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3 से भाग दिया जाए तो उसे 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा हम लोग अपने मन से लिखते हैं, अगर मान लिया जाए कि किसी संख्या में हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी संख्या को हम किससे डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, तो यह संख्या a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0 हो सकता है। यह संख्या क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 हो सकता है। यह संख्या क्या हो जाएगा आपका, 4q प्लस 2 हो सकता है, और 4q प्लस 3 हो सकता है। इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आगे के कुछ प्रॉब्लम को समझना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस यहां तक के वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख के इसको पूरी तरह से समझ लें और अपना भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, जिससे आप बेहतर तरीके से जान सकें, इसको समझ सकें।
इसके बाद इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं HCF निकालने के लिए। इसका यूज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज जो है किसमें हम लोग करते हैं? HCF निकालने के लिए करते हैं। अगर आप HCF निकालना जानते हैं तो दो संख्याओं के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो भी आप निकाल सकते हैं HCF की मदद से। तो HCF अगर आप सीख गए निकालने के लिए तो यह उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो लिया जाए 315/217 आपका दिया गया है, 315/217 दिया गया है। तो प्रायः बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये दोनों नंबर किससे कटेगा? पूछते होंगे, जरूर पूछते हैं आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये दोनों नंबर जो है किससे कटेगा? तो यहां अब आपको सर से पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि इस दोनों नंबर का HCF निकाल दीजिए। तो जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर से ये दोनों संख्या जो है आपका कट जाएगा। इस तरह से हम लोग HCF निकाल के इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत जगह HCF का यूज है। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे उस तरह से HCF को हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को अब देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में भी सर का अत्याचार जारी है। एक तो स्कूल में सर अत्याचार करते ही थे, अब जो है ऑनलाइन भी अत्याचार कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों, आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े हुए बच्चे जो हैं, बिना पढ़े हुए मनुष्य जो हैं, समझ लीजिए एक जानवर के तरह होते हैं। कहने का मतलब उसका कहीं पूछ नहीं होता है, सिर्फ उसको लोग यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व आप अपने में ना लाइए, ना बनाइए और जहां तक हो सके संभव मन लगा के पढ़िए। जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 हम बोल रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 इसमें सबसे पहला नंबर है आपका HCF निकालना। तो जैसा कि किताब में देखिए आप एक्सरसाइज 1.135 एंड 225, 135 एंड 225 इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे हम डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या को। अब यह HCF हम निकालने के लिए पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे, तब यूक्लिड के जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है उस पे हम उसको बिठाएंगे। तो 135 से भागा देते हैं 225 में, तो यह संभवतः एक बार में कट जाता है। 135 जीरो हो गया आपका, 9 हो गया, 0 हो गया। अब 90 से भाग देते हैं, किस में देते हैं भाग? 135 में। इसके स्टेप को समझिए। अब यहां पर एक बार में 90 खाया तो यह बचा 45, तो फिर इस 90 को हम इस 45 से डिवाइड करेंगे। तो यह दो बार में कट गया, 0 आ गया, 0 आ गया। जहां पर 0 आ गया, अब इसमें क्या होता है कि यह जिस वैल्यू के लिए यह पूर्णतः डिविजिबल हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, वही वैल्यू इसका HCF होता है। यानी कि यह 45 जो है इसका HCF हो गया। HCF कितना हो गया इसका? 45 हो गया। अब लगे हाथों एक चीज भी समझ लीजिए कि अगर आपको 225/135 कह दिया जाए तो ये दोनों नंबर जो है किससे कटता है? तो ये दोनों नंबर जो है 45 से कट जाता है आपका। 45 से आप कटा के इसको देख सकते हैं, संभवतः यह 45 से 3 बार में कटेगा और यह 45 से कितने बार में कटता है आप देख लीजिए। 45 दूना 90,
4 पंचे 20, 5 25, 5 बार में कटा के देते हैं तो 25, हाँ 5 बार में ये कट जाता है। तो इस तरह से देखिए आपका आ जाता है यह 5/3। तो HCF सीखने से हमको 2 फायदा हुआ। एक फायदा क्या हुआ कि HCF भी जान गए, इस तरह का प्रॉब्लम जो आएगा तो उसको हम बना देंगे। उसके बाद दूसरा फायदा क्या हो गया, अब हम लोग सर से नहीं पूछेंगे कि सर ये जो है नंबर किससे किससे कटेगा। अब इसको हम लोग इस तरह से तो बचपन से सीखते हुए आए हैं, लेकिन अब आप क्लास 10 में, तो 10 के स्टैंडर्ड का ही आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उसी तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे 225 को हम जानते हैं क्या कि A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। A क्या है आपका भाज्य है, B क्या है आपका भाजक है, Q आपका क्या है भागफल है, R क्या है आपका शेषफल है। तो इस तरह से हम इसको अब बिठाते हैं। ये जो आपका पोर्शन है इसको हम 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 90। अब फिर उसके बाद 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फिर उसके बाद इस 90 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इस चीज को जो है आप कई बार ध्यान से देखें और यह मन में बिठाएं कि कौन सा नंबर हम कहां पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर जहां पर रिमाइंडर 0 आता है उस जगह जो ये 45 है, इस 45 को हम लोग HCF कहेंगे। HCF इक्वल टू 45। आप लोगों को यह वीडियो भेज दिया गया है इसके सॉल्यूशन का, एक्सरसाइज 1.1 का, लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। हमको लगा कि हम उसमें पूरी तरह से आप लोग को नहीं समझाए हैं, इसीलिए हमने एक्सरसाइज 1.1 का एक प्रॉब्लम आपको समझा दिया। इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का पहले नंबर प्रॉब्लम का दूसरा और तीसरा, तो पहला प्रॉब्लम का दूसरा और तीसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो एक वीडियो ऑलरेडी दिया गया है, उसमें इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी कि दिखावे कि किसी धनात्मक विषम संख्या को लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं किसी विषम संख्या को। तो इसको समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटा के इसको फिर हम लोग अगला प्रॉब्लम शुरू करेंगे। आप लोग जो है मिलजुल के पढ़ें। अगर एक ही मोबाइल हो तो 2-3 बच्चे एक साथ मिलके देखें और इसको लिखते भी जाएं, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। अब जैसा कि इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक A है, जब A को 6 से भाग दिया जाता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर 6q प्लस R का जो वैल्यू है वह 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। जहां पर Q क्या है आपका, Q है आपका भागफल है और R क्या है आपका शेषफल है।
और हम यह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें स्टेप को जंप नहीं कीजिए। तो जितने आप खुल के लिखेंगे, कहने का मतलब जितना ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे, आपकी समझ उतनी पक्की मानी जाएगी और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए यहां तक तो हम जान गए हैं। तो इस तरह से r का जो वैल्यू है यह 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो यहां पर इतने सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो इस तरह से हम a को लिख सकते हैं 6q + 0 लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 6q + 1 लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 6q + 2 लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 6q + 3 लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 6q + 4, a को लिख सकते हैं 6q + 5 और a को लिख सकते हैं 6q + 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों भाई नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहां तो 6 से ही डिवाइड किया गया है, 6 से हमको बढ़ना नहीं है। तो अब इसमें अब फिर से हम लोग प्रॉब्लम में जाके झांकते हैं। तो प्रॉब्लम में कहा गया है किसी भी धनात्मक विषम संख्या को हम लिख सकते हैं 6q + 1 के फॉर्म में या 6q + 3 के फॉर्म में या 6q + 5 के फॉर्म में। देखिए आप बुक को एक बार फिर से देखिए, यही चीज लिखा गया, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर तो हम a को लिए हुए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहां पे ना तो हम सम और ना तो विषम, कुछ नहीं लिए हुए हैं। तो यहां पर अब हमको एनालिसिस करना है कि इसमें से कौन सम है और कौन विषम है। तो सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल उसका 0 आ जाता है। तो इसमें अगर आप 2 से भाग दीजिए तो क्या यह 2 से कट जाएगा? तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब हम दूसरे तरह से समझते हैं। यदि किसी संख्या का 2 फैक्टर हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, जैसे 12 का गुणनखंड 6 गुना 2 लिख सकते हैं आप, 2 इसका गुणनखंड है। 4a का, 4a को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2a लिख सकते हैं, देखिए 4a हो जाता है, यानी कि इसमें 2 इसका गुणनखंड है। उसके बाद अगर आपको 7a कहा जाए तो 7a को 2 गुना कुछ लिखेंगे और कुछ लिखेंगे भी तो वहां पे पूर्णांक नहीं आएगा। यहां पर हमारा पूर्णांक की बात चल रही है तो पूर्णांक नहीं आएगा। हालांकि इसको 2 गुना 3.5 तो लिख सकते हैं। तो इसमें 2 फैक्टर नहीं है, इसका 2 फैक्टर नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जब भी हम कंसीडर करेंगे पूर्णांक को कंसीडर करेंगे और 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो इसको हम 2 × 3q लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 × 3q + 1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 × 3q + 2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ये सब जो संख्या है आपका, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया सम और ये हो गया आपका विषम। फिर ये हो गया आपका सम संख्या और ये हो गया आपका विषम संख्या। तो इसको ऑब्जर्व करने से हमको क्या समझ में आता है कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या को हम लिख सकते हैं 6q + 1 लिख सकते हैं, 6q + 3 लिख सकते हैं, 6q + 5 लिख सकते हैं और अंत में हम इसको लिख देंगे कि अतः किसी विषम संख्या को विषम धनात्मक संख्या को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
और आप लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको जरूर नोट डाउन करें, एक नोट्स बनाएं, ताकि लॉकडाउन जैसे खत्म होता है, हम लोग का स्कूल जैसे चालू होता है और हम लोग इस पर आगे बढ़ सके, वहां पर हम लोग को बहुत कम ही प्रॉब्लम बच जाएगा।